हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट। तो ये इनऑर्गेनिक का जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट है ये बाकी से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समय बचे। इसमें लिटरेचर बहुत ज़्यादा है तो लिटरेचर को मैं पहले से लिख दे रहा हूँ ताकि उसमें समय बचे और उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करके समझा दे रहा हूँ। अदरवाइज़ डायरेक्ट लिखते हुए बताने में ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, इसलिए मैं इसको दूसरे तरीके से ऑर्गेनिक से ज़रा डिफरेंट टाइप से इसको रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन ये जो है, तो हाइड्रोजन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो हाइड्रोजन में हमारे सिलेबस में है हाइड्रोजन का पहले इंट्रोडक्शन, दूसरा है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, तीसरा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन और साथ में यूज़ हम लोग पढ़ लेंगे। फिर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये हालांकि पहले भी पढ़ा हुआ है फिर भी यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे। और फिर हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हाइड्राइड के बारे में। तो हाइड्राइड्स के बारे में, फिर उसके बाद हाइड्रोजन का कंपाउंड आएगा जिसमें वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हम लोग हाइड्रोजन में पढ़ेंगे। तो अब इसमें हम लोग लेते हैं सबसे पहला इंट्रोडक्शन। तो देखिए, इंट्रोडक्शन मतलब हाइड्रोजन के बारे में एक जनरल आइडिया। तो हाइड्रोजन को सबसे पहले खोजा था किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश इन्होंने खोजा था। तो हेनरी कैवेंडिश के नाम से साइंस कॉलेज में एक हॉस्टल भी है। तो हेनरी कैवेंडिश इन्होंने हाइड्रोजन को सबसे पहले क्या कहा था? इन्फ्लामेबल एयर मतलब ज्वलनशील गैस। तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, बहुत जल्दी जलता है, इसीलिए इसको इन्फ्लामेबल एयर कहा गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। इसका नाम बाद में हाइड्रोजन रखा गया लेबोजियर के द्वारा हाइड्रोजन रखा गया। उन्होंने हाइड्रोजन मतलब ये हाइड्रो प्लस जीनस। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और जीनस का मतलब होता है प्रोड्यूसर, यानी हाइड्रोजन इज नथिंग बट वाटर प्रोड्यूसर। इस तरह से इसका नाम लेबोजियर ने हाइड्रोजन रखा। हालांकि लेबोजियर ने ही ये भी प्रूव किया था कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ये सबसे पहले प्रूव किया गया था लेबोजियर के द्वारा। ये हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 1, इसलिए पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट और लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का। इसका मास जो होता है, अब हल्का कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं? क्या एटॉमिक मास से? कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है सबसे पहला, और उस हिसाब से तो हेवीएस्ट एलिमेंट कौन होना चाहिए? जिसका एटॉमिक नंबर 118 है, जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है। लेकिन हेवीएस्ट एलिमेंट किसको कहा जाता है? ऑस्मियम को। यहाँ पर हेवी, ये भारी या हल्का, ये डेंसिटी से डिसाइड होता है कि दो मटेरियल का अगर हम सेम वॉल्यूम ले लें तो किसका वेट
ज़्यादा आ रहा है, तो ये डेंसिटी से पता चलता है। इसलिए हाइड्रोजन का डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए ये लाइटेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। ये मोस्ट एबंडेंट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स अर्थ नहीं, यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला, लगभग ये 70% बाय मास, मतलब अगर मास के हिसाब से देखा जाए यूनिवर्स का 70% जो होता है हाइड्रोजन होता है। थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट अर्थ में थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ये जानते हैं ना, हाइड्रोजन का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बहुत कम अमाउंट में है, बहुत कम पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, यानी 99% तो यही दोनों मिलकर हो गया, और बाकी सारे गैस मिलकर मात्र 1% होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में, नहीं के बराबर अर्थ एटमॉस्फेयर में होता है। इसका कारण क्या है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कम होने की वजह से ग्रेविटेशनल पुल उस पर ज़्यादा काम नहीं करता, साथ ही साथ इसके मॉलिक्यूल का स्पीड भी ज़्यादा होता है, जो उसके एस्केप वेलोसिटी का जो एक वैल्यू है उससे ज़्यादा हो जाता है, और ये अर्थ एटमॉस्फेयर को एस्केप कर जाता है। इसीलिए अर्थ एटमॉस्फेयर में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, नहीं के बराबर। और एक चीज़ कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा कंपाउंड का निर्माण करता है। हाइड्रोजन, जैसे हम लोग जनरली ये क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट से कि बताइए कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, अक्सर आंसर आता है कार्बन। आप लोग भी पहले कार्बन ही सोचे होंगे, लेकिन कार्बन नहीं, कार्बन सेकंड में आता है। द फर्स्ट element that forms the largest number of compound is hydrogen. Carbon comes after hydrogen in forming the number of compounds. तो ये हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और हम लोग उसका पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर लीजिएगा, ये न्यूक्लियस और चारों तरफ एक ऑर्बिट, और उसमें एक ये इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस में एक यहाँ प्रोटॉन होता है। इसमें न्यूट्रॉन तो होता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल कौन कौन होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेशन। ये नया 118 वाला, ये इसको भी अब IUPAC के द्वारा ग्रांट कर लिया गया है। तो टोटल ये जो है ये सब इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल होता है, इसका 2। तो अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। इसलिए कहेंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिकली अनस्टेबल है, और वो चाहता है कि स्टेबल हो, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये क्या करता है, 3 मेथड है स्टेबिलिटी गेन करने का। पहला मेथड बाय फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एक हाइड्रोजन एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। देखिए ये शेयरिंग किया तो दोनों हाइड्रोजन को अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, HH बॉन्ड बना लिया। अब दोनों हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल हो गया।
फिर उसी तरह H फ्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन के वैलेंट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1, ये शेयरिंग किया, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लिया और इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, H प्लस बनाएगा और इससे वो स्टेबिलिटी को गेन करेगा। तो इसमें क्या है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास और वो निकल ही गया, तो फिर बचा क्या, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन हो गया। तो ये प्रोटॉन यहाँ बनता है, इसका साइज काफ़ी छोटा होता है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इसका साइज बहुत बहुत छोटा होता है और इस वजह से इसकी मोबिलिटी बहुत अधिक होती है। तो ये जानते होंगे H प्लस का जो कंडक्टेंस होगा, कंडक्टिंग पावर होता है, किसी कैटायन की तुलना में इसका ज़्यादा होता है क्योंकि इसका मोबिलिटी हाई है, बहुत छोटा होता है। नॉर्मल कंडीशन में ये शायद ही एग्जिस्ट करता है। पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं, इसमें पढ़ाया गया है कि H प्लस काफ़ी छोटा होने की वजह से इसका पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। ये किसी भी एटम के बगल में होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा। पोलराइजिंग पावर हाई है, ये नॉर्मल कंडीशन में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये वाटर में क्या करेगा, ये H2O को लेगा और H2O का कितना मोल, ये जितना भी हो सकता है वो लेगा और H और यहाँ पे H2O होल N और ये प्लस ऐसा प्रोटोनेटेड स्पेसीज हाइड्रोनियम आयन ये बनाएगा। ये फ्री स्टेट में नॉर्मल कंडीशन में प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, केवल बहुत लो प्रेशर पर मास स्पेक्ट्रोमीटर में H प्लस एग्जिस्ट करता है। अब तीसरा मेथड है गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का तो 1s1 है, अब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो गया, तो हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल हो गया। लेकिन ये कॉमन नहीं है, इट इज़ एन अनकॉमन केस। ये तभी होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन तभी करेगा जब ये अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुटेगा, अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव या अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी मेटल से जब हाइड्रोजन जुटेगा तब H माइनस बनता है नॉर्मली, और उसके अलावा बाकी जगह ये अनकॉमन है। तो ये 3 मेथड जो है हाइड्रोजन, ये 3 मेथड के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल हो सकता है। लेकिन इन तीनों में सबसे जो इफेक्टिव कंडीशन है वो पहला कि बाय फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 है, इस वजह से ये ना तो बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होता है। देयरफॉर हाइड्रोजन प्रीफर to become electronically stable by forming covalent bond, not by losing or gaining electron. Next है position of hydrogen in periodic table. ये हाइड्रोजन का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसलिए पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो सबसे पहले उसका प्लेसमेंट होना चाहिए हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या है, इसका एक पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बड़ा कंफ्यूजिंग है हाइड्रोजन का, है ना। ये एनोमेलस मतलब एबनॉर्मल ड्यू टू रिजेम्बलेंस विथ एल्कली मेटल। रिजेम्बलेंस मीन्स के जैसा दिखना,
अल्कली मेटल जैसा उससे मिलता जुलता होता है, अल्कली मेटल से भी उसका कैरेक्टर मिलता है, हैलोजन से भी मिलता है और एक दो कैरेक्टर कार्बन से भी मिलता जुलता है। तो प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन को रखे कहाँ, अल्कली मेटल के साथ रखे कि हैलोजन के साथ रखे कि कार्बन के साथ रखे, ये एक प्रॉब्लम है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं अल्कली मेटल के साथ क्या क्या सिमिलरिटी है। तो उसमें सबसे पहला सिमिलरिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन देखिए एंड कहाँ होता है 1s1, लिथियम 2s1, सोडियम 3s1। उसी तरह अगर सोडियम का पोटासियम लीजिएगा 4s1, पोटासियम रुबिडियम तो 5s1। सबका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर होगा। तो ये एक सिमिलरिटी है। दूसरा वैलेंसी, हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट होता है और जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं वो सब के सब मोनोवैलेंट हैं, कभी भी वो पॉलीवैलेंट की तरह काम ही नहीं करता। अल्कली मेटल्स आर ऑलवेज मोनोवैलेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन लूज करके, हाइड्रोजन लूज करेगा। जैसे H है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, जैसे किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन लूज करने का एबिलिटी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है। तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ बना सकता है ना। और या मान लीजिए किसी कंपाउंड में वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, ये सब में है। और अल्कली मेटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी होती है और वो मोनोवैलेंट ये कैटायंस बनाते हैं। और जैसे यहाँ H2O बना Na2O, यहाँ HCl तो NaCl, H2S तो Na2S, ये मिलता जुलता कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये H2O Na2O, HCl NaCl, H2S Na2S, ऐसे भी और भी है। तो हाइड्रोजन और अल्कली मेटल में ये कैरेक्टर मैच कर रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। नेक्स्ट सिमिलरिटी है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये तो आप लोग जानते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करे। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करे, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इसलिए सारे मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और अल्कली मेटल्स भी बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। और हाइड्रोजन भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको भी हम लोग मेटलर्जी में यूज कर सकते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन फेरिक या फेरस हो, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 को ये हाइड्रोजन रिड्यूस करके इससे ऑक्सीजन को निकाल लिया और Fe बना दिया। तो देखिए Fe3O4 से Fe, ऑक्सीजन हट गया, ये रिड्यूस किया। यही काम इसी तरह बोरिक ऑक्साइड, इसको सोडियम से रिएक्शन करा रहा है, सोडियम इससे ऑक्सीजन को हटा लिया और बोरॉन में कन्वर्ट कर दिया। तो जिस तरह से सोडियम यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है, उसी तरह हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन भी रिड्यूस कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड को सोडियम भी रिड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर के मामले में अगर चेक किया जाए तो हाइड्रोजन अल्कली मेटल से मैच कर रहा है, ये सिमिलरिटी हो गया। अब डिफरेंस क्या है अल्कली मेटल के साथ, तो डिफरेंस में पहला फिजिकल स्टेट, आप तो जानते हैं हाइड्रोजन ये H2 के रूप में रहता है और ये गैस होता है। हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, जबकि अल्कली मेटल्स जितने भी अल्कली मेटल हैं ये सॉलिड होते हैं। अल्कली मेटल में कौन कौन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम,
रूबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है, तो जनरली इसको हम लोग नॉर्मली हैंडल तो करते नहीं है। और ये सभी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पे एल्कली मेटल सभी क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैरेक्टर। नॉन मेटल्स क्या है, दोज एलिमेंट्स विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्राइड आयन बनाएगा और नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा। लेकिन एल्कली मेटल्स, एम लिख दिए हैं इसमें, ये सभी आ जाएंगे। तो एल्कली मेटल्स ये इलेक्ट्रॉन गेन करके M- नहीं बनाता है, ये नॉर्मल कंडीशन में तो बनाता ही नहीं है। कुछ एक हम लोग जब एल्कली मेटल पढ़ेंगे तो वहाँ पर एल्कली मेटल का डिस्प्रोपोर्शन का कंडीशन पढ़ेंगे, वहाँ कुछ जगह पे M- बन सकता है, बट they have very little tendency to go into M- state, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये डिफरेंस हो गया। एटोमिसिटी मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, तो हाइड्रोजन तो H2 के रूप में, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, और एक मॉलिक्यूल में जितना एटम होता है वही एटोमिसिटी कहलाता है। तो हाइड्रोजन का एटोमिसिटी कितना हुआ, 2। हाइड्रोजन का एटोमिसिटी 2 हो गया, यानी हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में उसके 2 एटम होंगे। और एल्कली मेटल्स वो जब सॉलिड स्टेट में रहेगा, क्रिस्टल के रूप में, क्लस्टर के रूप, तो बहुत सारा मेटल, बहुत सारा एटम होगा। लेकिन जब वेपर फेज में आएगा तो वो केवल मोनो एटॉमिक स्टेट में रहता है, यानी एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होगा। तो एटोमिसिटी, उसी तरह कुछ और भी इसका कैरेक्टर्स है जो डिफरेंस में, जैसे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो एल्कली मेटल से डिफरेंस है वो नेचर ऑफ ऑक्साइड। हाइड्रोजन का ऑक्साइड न्यूट्रल होता है, जो H2O है वो न्यूट्रल है, लिटमस पेपर पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। एल्कली मेटल्स का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है। बेसिक क्या, इसको एल्कलाइन कहना ज़्यादा उचित होगा। एल्कलाइन मतलब वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो एल्कली मेटल के जो ऑक्साइड्स है वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, और इसके सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। नेचर ऑफ कंपाउंड, हाइड्रोजन का हमने बताया था कि प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ना तो ये बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी रखता है। इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल होने के लिए मेनली कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। एल्कली मेटल्स के कंपाउंड जो होते हैं वो आयोनिक होते हैं मेनली, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। लेकिन इसमें एक ही एक्सेप्शन है, वो है लिथियम। ये लिथियम के कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर कम, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ये फजान्स रूल का यूज करके इसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं, ये बॉन्डिंग में पढ़ाया गया है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1312 या 1312 किलोजूल पर मोल है, जो कि एक हाई वैल्यू है। मीन्स हाइड्रोजन एटम विल नॉट हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली, जबकि लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये सब का आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी तुलना में हाफ से भी कम है, इसलिए ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। हाइड्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। तो उन्हें बताया था कि H+ शायद ही फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो ये भी सिमिलर, ये डिफरेंस हो गया कि हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होता है, जबकि एल्कली मेटल्स का आयोनाइजेशन एनर्जी लो होता है। अब है सिमिलरिटी विथ हैलोजेंस एंड डिसिमिलरिटी विथ हैलोजेंस।
सिमिलरिटीज विथ हैलोजन। हैलोजन बताए थे कि कार्बन एल्कली मेटल के साथ भी सिमिलरिटी शो करेगा, हैलोजन के साथ भी, और एक दो प्रॉपर्टी उसका कार्बन से भी मिलता है। इसीलिए साइंटिस्ट को ये कन्फ्यूजन हुआ कि हाइड्रोजन को रखा कहाँ जाए। और हर जगह, चाहे एल्कली मेटल के साथ रखे, कार्बन के साथ रखे या हैलोजन के साथ, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर का ट्रेंड चेंज नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लेंगे, ये सिमिलरिटी विथ हैलोजन के केस में पहला, तो हाइड्रोजन का 1s1, इसका आउटर मोस्ट NS2 NP5 सिमिलर तो है नहीं, लेकिन क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन सॉर्ट ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट इनर्ट गैस से 1 इलेक्ट्रॉन कम, और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है नियरेस्ट इनर्ट गैस से। तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन कम, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन कम, तो उस कमी के हिसाब से ये दोनों सिमिलर हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करके H- बनाता है और नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है। हैलोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके X- बनाता है। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन गेन करने का एबिलिटी है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एटॉमिसिटी हाइड्रोजन का 2 होता है H2 के रूप में, और हैलोजन में भी तो F2 Cl2 Br2 I2 ऐसे ही रहता है। तो हैलोजन भी डाई एटॉमिक और हाइड्रोजन भी क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है। हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक, हैलोजन भी डाई एटॉमिक। वैलेंसी हाइड्रोजन का भी 1 और हैलोजन का भी यूजुअल जो कॉमन वैलेंसी है वो 1 ही है। 1 के अलावा भी होता है हाइड्रोजन का, वो फिर हम लोग डिफरेंस में चले जाएंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन का हाई 1312, लेकिन हैलोजन में देखिए इसका भी हाई है। ये फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सब तो उसके ऑलमोस्ट क्लोज में ही है, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हाइड्रोजन का हैलोजन से मैच करता है। तो ये इस तरह से सिमिलरिटी। उसी तरह से नेचर ऑफ कंपाउंड अगर लेंगे तो हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुटेगा तो कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा, और ये हैलोजन भी नॉन मेटल से जुटता है तो कोवैलेंट कंपाउंड का ही फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट सिमिलरिटी है हैलोजन के साथ फिजिकल स्टेट। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस, और हैलोजन में फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होगा, और बाकी ये ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, लेकिन कुछ हैलोजन ये गैस हो गया। तो ये सिमिलरिटी है। नेचर ऑफ कंपाउंड, हाइड्रोजन पहले बताए थे ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है नॉन मेटल के साथ, मेटल के साथ तो आयोनिक बनाएगा, और हैलोजन भी ये नॉन मेटल के साथ कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है और मेटल के साथ आयोनिक कंपाउंड बनाता है। तो ये सिमिलरिटी है। और हैलोजन से डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। हाइड्रोजन H+ बना सकता है X, लेकिन X+ नॉर्मल कंडीशन में नहीं बना सकता। नेचर ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोजन के ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं बताए थे। हैलोजन के जो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या, X2ON, जहाँ पर N का वैल्यू 1, 3, 5, 7 हो सकता है, ये वैलेंसी। तो ये जितने भी ऑक्साइड है हैलोजन के सब एसिडिक होंगे, एक भी न्यूट्रल या बेसिक नहीं होगा। और एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, हाइड्रोजन जब कंपाउंड बनाया तो ये किसी के पास लोन पेयर नहीं, हैलोजन आपस में कंपाउंड बनाया तो हर हैलोजन के पास 3 लोन पेयर है। बिल्कुल यही सिमिलरिटी हाइड्रोजन का कार्बन के साथ भी है। जैसे हाइड्रोजन अगर कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो न तो हाइड्रोजन के पास लोन पेयर बचेगा न कार्बन के पास। ये एक सिमिलरिटी है हाइड्रोजन का कार्बन के साथ। इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन बहुत मामले में एल्कली मेटल के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है,
बहुत मामले में हैलोजन के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है, कार्बन के साथ भी एक सिमिलरिटी हो गया। इसीलिए अब हाइड्रोजन का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ होना चाहिए, हम ये पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ कर इसको स्टडी करते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन को यहाँ कहाँ रखा जाना चाहिए, तो हमने पढ़ा सिमिलरिटी एल्कली मेटल, तो उसके हिसाब से हाइड्रोजन को यहाँ रखा जाना चाहिए। हैलोजन के साथ सिमिलरिटी, तो हैलोजन को यहाँ हाइड्रोजन यहाँ भी रख सकते हैं, और कार्बन के साथ सिमिलरिटी तो हाइड्रोजन को यहाँ भी रख सकते हैं। तो एक्चुअली और कहीं भी रखें तो वो 1 उसके बाद एटॉमिक नंबर 2 कंटिन्यू कर जाता है। इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थॉम्सन ने हाइड्रोजन को इस तरह से एक ऐसे ब्रिज बना दिया, और यहाँ पर हाइड्रोजन ये जो ग्रुप है इस हाइड्रोजन को यहाँ पर इस जगह रख दिया कि हाइड्रोजन यहाँ भी हो सकता है, हाइड्रोजन इधर भी, हाइड्रोजन इस साइड भी, यहाँ भी हाइड्रोजन रख सकते हैं, यहाँ और यहाँ, इसमें से कहीं भी वेरी कर सकता है। तो हाइड्रोजन का पोजीशन ये एकदम एक बिना पेंदी का लोटा जैसा हो गया कि कभी इधर तो कभी उधर। इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, वेगाबॉन्ड एलिमेंट कहते हैं। ये वेगाबॉन्ड एलिमेंट कहते हैं, या इसको हम लोग मतलब एक भगोरा एलिमेंट, वेगाबॉन्ड एलिमेंट, या इसको रोग एलिमेंट कहते हैं। रोग एलिमेंट इसको कहा जाता है। रोग एलिमेंट मतलब इसका पोजीशन जो डिस्प्यूटेड पोजीशन है, वेरिएबल पोजीशन है, इस वजह से हाइड्रोजन को वेगाबॉन्ड एलिमेंट कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल डिसाइड हो गया। अब हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन, तो हाइड्रोजन गैस को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो पहला इसको कई मेथड है प्रिपरेशन करने का, जैसे बाय द एक्शन ऑफ एसिड, बाय द एक्शन ऑफ बेस, बाय द एक्शन ऑफ वाटर, ये सभी ऑन द मेटल्स। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन, मतलब 100% प्योर हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे जो मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया जाता है। फिर होगा हाइड्रोजन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा कंबसिबल होने के वजह से इसका यूज ये फ्यूल के रूप में होता है। इसके वजह से हाइड्रोजन को कमर्शियली भी प्रिपेयर किया जाता है। तो कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके प्रिपरेशन को भी हम लोग कई पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। पहला कि ये जनरल ये मेथड, फिर होगा मेथड ऑफ प्योर हाइड्रोजन, फिर हो जाएगा मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन इन लार्ज स्केल, इन इंडस्ट्रियल स्केल। तो सबसे पहले जो जनरल मेथड में ये बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल्स, ये एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराने पर ये हाइड्रोजन गैस, जैसे कोई मेटल है, मेटल को अगर हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो इसमें देखिए पहले, अब ये जो एक जनरल इक्वेशन है कि मेटल्स एसिड से रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। तो यह क्वेश्चन है, क्या हर मेटल को हम लोग ले सकते हैं? क्या सभी मेटल को लिया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है, मेटल के लिए कुछ खास कंडीशन है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं सिलेक्शन ऑफ
मेटल, मेटल क्या होना चाहिए, तो मेटल मस्ट बी अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। ये आप लोग 10 क्लास में भी पढ़े होंगे और इसमें भी पढ़ना है, आगे भी बताया जा चुका है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज ये है, यहाँ पर इस जगह लिख दिए हैं। ये सारे मेटल्स नहीं हैं, कुछ यूजफुल मेटल्स, और यहाँ ऊपर से नीचे जो ये मेटल्स हैं, यहाँ पर इस जगह क्या है, यहाँ रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, यहाँ रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है। तो इस जगह हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से ऊपर जो भी मेटल है वो क्या करेगा, जैसे हम लोग यहाँ पर कोई भी एसिड लिए, Ha एक एसिड है और यहाँ कोई एक मेटल, तो क्या करेगा, मेटल इस H को यहाँ रिप्लेस करेगा, तो H को रिप्लेस करेगा, यहाँ Ma बना देगा और यहाँ पर H2 मान लीजिए हाफ H2 ऐसे आ गया। तो यहाँ जो मेटल H को रिप्लेस किया, इसके लिए मेटल को तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तब ना मेटल हाइड्रोजन को वहाँ से हटाएगा। इसीलिए हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव ये है, ये सब मेटल्स है, यानी कि इसमें से कोई भी मेटल को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको एसिड से रिएक्ट अगर कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये हुआ मेटल के सिलेक्शन की बात है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग इस जगह जैसे इसके ऊपर का कोई भी मेटल ले सकते हैं, पोटासियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं। तो कहा जाता है पोटासियम, सोडियम, रुबिडियम, एल्कली मेटल्स जो होता है ये नहीं जनरली हम लोग प्रीफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, लेकिन क्या होता है इसके साथ काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन, और रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हाइड्रोजन गैस इन्फ्लामेबल है, तुरंत आग पकड़ लेगा। इस वजह से ये वायलेंट रिएक्शन होने से बचाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स, ये सोडियम, कैल्शियम, ये सब जो है हम लोग जल्दी ये ले नहीं सकते, ये सब नहीं लिया जाता, इसको अवॉइड करते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लेंगे, तब तो फिर मॉडरेटली रिएक्टिव में लेड है, पी भी ले सकते हैं। तो अब देखिए इस पर ये एम्स में ये जो क्वेश्चन है, ये एम्स में ये क्वेश्चन एम्स 2007 में पूछा हुआ है। ये है हाइड्रोजन गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ऑन, तो ऑन कॉपर, आयरन, लेड, मरकरी। तो H2SO4 के ऊपर कौन सा ये H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 इसमें से किस मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे सकता है। तो क्या होना चाहिए, अभी हमने कंडीशन क्या पढ़ा कि उस मेटल को हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए, तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे, यानी कॉपर तो नहीं देगा। आयरन हाइड्रोजन से ऊपर है, ये तो देगा। फिर लेड हाइड्रोजन से ऊपर है, ये देगा। मरकरी हाइड्रोजन से नीचे, ये नहीं देगा। लेकिन यहाँ यानी कि आंसर 2 होना चाहिए, लेकिन ये तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन में था। तो यहाँ पर लेड एक्चुअली नहीं होता है, लेड नहीं होता है। कारण देखिए, Pb को जब हम लोग H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो ये सही है कि PbSO4 बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन ये PbSO4 जो होता है ये सॉलिड होता है, ये इनसॉल्युबल है। तो ये जो जब हम लोग डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन होने के बाद ही शुरू में हाइड्रोजन तो थोड़ा सा
निकलेगा और जैसे ही PbSO4 बनेगा, ये तो इनसॉल्युबल है, ये लेड के ऊपर लेड सल्फेट का एक लेयर बना देता है और जैसे लेयर बना दिया तो नाउ लेड इज नॉट एबल टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ H2SO4, further reaction will not take place, the reaction will stop. So lead is not a good मेटल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर HCl लेंगे तो हो सकता है, क्योंकि PbCl2 वो सॉल्युबल है, तो यहाँ पर हम लोग, लेकिन H2SO4 हम लोग इस जगह नहीं लेंगे, तब लेड नहीं हो सकता, Ba भी नहीं हो सकता, क्योंकि BaSO4 भी इनसॉल्युबल है। यानी कि इससे रिलेटेड ये कंडीशन आया है ना, ये इस तरह से कंडीशन आया कि ये मेटल एसिड से रिएक्ट करके जो मेटल सॉल्ट बनाता है, यहाँ कंडीशन है कि इट मस्ट बी सॉल्युबल इन वाटर। अगर ये सॉल्युबल होना चाहिए वाटर में, अगर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है तब तो फिर वो मेटल के ऊपर एक लेयर बना देगा, मेटल को फर्दर एसिड के साथ उसका संपर्क को तोड़ देगा, उससे हाइड्रोजन गैस बन नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा एसिड और इस तरह का मेटल सेलेक्ट करें जिसका सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल हो। तो ये मेटल के सिलेक्शन पर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं एसिड कौन सा हम लोग ले सकते हैं, ये सिलेक्शन ऑफ एसिड। हम लोग अब एसिड को लेते हैं। नेक्स्ट अब है सिलेक्शन ऑफ एसिड्स। जैसे हाइड्रोजन जो गैस हम लोग बनाते हैं, इसमें बताया गया था कि मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करके ये मेटल सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो मेटल कौन कौन सा हो सकता है ये तो हम लोग पढ़ लिए। अब एसिड कैसा हो सकता है एसिड के लिए, तो एसिड कौन कौन होगा, तो एसिड के लिए क्या कंडीशन है कि एसिड को होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, एसिड शुड बी स्ट्रॉन्ग। दूसरा, एसिड को होना चाहिए डाइल्यूट और कोल्ड हो तो और अच्छा। और दूसरा, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन गैस अगर बनाना हो तो हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए एसिड कैसा होना चाहिए, जो मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिड को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए एंड कोल्ड, और ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए। ये तीन कंडीशन है। अब हम लोग देखते हैं कुछ एसिड H2CO3 ले सकते हैं कि नहीं। तो H2CO3 इन तीनों को मिलाते हैं, स्ट्रॉन्ग है या नहीं, तो ये तो वीक है। तो वीक होने का मतलब ये सुइटेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, लेकिन ये वीक है तो ये तेजी से नहीं बनाएगा, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। HCOH, ये ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं यूजुअली वीक होते हैं। यूजुअली मतलब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो इनऑर्गेनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं यूजुअली कह रहा हूँ कि HCOH ऑर्गेनिक एसिड है जो यूजुअली वीक है, ये भी नहीं ले सकते। RCOH ये भी वीक है, नहीं ले सकते। कार्बोक्सिलिक एसिड से तो फिनॉल और वीक हो जाता है, नहीं ले सकते। ROH फिनॉल से भी वीक एसिड है, नहीं ले सकते। ये भी वीक है, नहीं ले सकते। ये भी वीक है, नहीं ले सकते। तो ये तो इवन ये तो मेटल से जैसे सोडियम से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है, बट स्टिल द रिएक्शन इज क्वाइट स्लो। इसलिए हम लोग ये वीक होने के वजह से ये बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होता है, इसलिए इसको प्रिपरेशन में हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं। अब है कॉन्संट्रेटेड H2SO4, ये ले सकते हैं या नहीं। तो हमने बताया कि एसिड शुड बी डाइल्यूट, ये तो कॉन्संट्रेटेड है, उस वजह से भी नहीं ले सकते। और दूसरा,
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। और ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होने से क्या होगा कि मान लीजिए ये जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है ये क्या करेगा, मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे तो देगा, फिर वो हाइड्रोजन इसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ऐसा कोई ऑक्सीडाइजिंग एसिड नहीं लेंगे, वो हाइड्रोजन देगा लेकिन साथ में उसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर भी है, जैसे ही बनेगा ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीडाइज करके H2 को H2O में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए concentrated H2SO4 is not a suitable acid to carry out the preparation of hydrogen. Dilute H2SO4 हम लोग ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी है, डाइल्यूट भी है, और डाइल्यूट H2SO4 ये जो होता है ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता है, तो ये हम लोग ले सकते हैं। लेकिन हमने बताया था ये भी ले सकते हैं केवल उस मेटल के साथ जिस मेटल का सल्फेट वाटर सॉल्युबल है। अगर वाटर इनसॉल्युबल है तो वहाँ डाइल्यूट H2SO4 भी नहीं ले सकते। जैसे बताए थे लेड, BA ये सब के साथ डाइल्यूट H2SO4 नहीं ले सकते। अब कॉन्सेंट्रेटेड HCl देखिए ये ले सकते हैं या नहीं, तो HCl स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है और ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, यानी दो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, एक को फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा। क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग नहीं है तो कॉन्सेंट्रेटेड लेने से भी, ये कॉन्सेंट्रेटेड इसलिए नहीं ले रहे थे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, लेकिन ये तो ऑक्सीडाइजिंग है ही नहीं तो कॉन्सेंट्रेटेड ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेने से, देखिए HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनता नहीं, वो बहुत वीक होता है। इस जगह जो हम लोग लेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही वीक है ना, ये नेग्लिजिबल यहाँ पर हो जाएगा। तो नेग्लिजिबल हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से HCl का यहाँ पर जो है एकदम नेग्लिजिबल, इसमें वो उसको इग्नोर ही कर देते हैं। तो जब HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो जब हम लोग HCl का मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे तो उस हाइड्रोजन गैस में इसका जो वेपर है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो वेपर जा करके हाइड्रोजन गैस से मिक्स कर जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस कंटामिनेट हो जाएगा, मतलब प्रदूषित हो जाएगा, हम लोग को प्योर हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड HCl को भी अवॉइड किया जाता है। क्यों अवॉइड किया जाता है? HCl definitely gives, concentrated HCl definitely gives hydrogen gas by reacting with metals, but at the same time, due to the absence of hydrogen bond in HCl, its boiling point is less. So HCl gets evaporated easily and the vapors of HCl contaminate the hydrogen gas. So we do not have pure hydrogen gas if we use concentrated HCl. So concentrated HCl is avoided. डाइल्यूट HCl हम लोग ले सकते हैं, डाइल्यूट HCl को लिया जा सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 स्ट्रॉन्ग भी है, फिर कॉन्सेंट्रेट हुआ, डाइल्यूट नहीं है और ये ऑक्सीडाइजिंग है। ये दोनों कॉन्सेंट्रेटेड हो या डाइल्यूट, ये दोनों ही कंडीशन में ऑक्सीडाइजिंग है। इस वजह से हम लोग ये दोनों में से कोई भी यूज नहीं कर सकते। यहाँ जैसे था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग, लेकिन डाइल्यूट ऑक्सीडाइजिंग नहीं था, यहाँ दोनों ऑक्सीडाइजिंग है, इसलिए ये नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ जो मैग्नीशियम इसका एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन में हम लोग लेते हैं दोनों M वाला, M मतलब Mg और Mn, ये दो मेटल ऐसे हैं Mg और Mn जो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ देगा, हाइड्रोजन गैस विथ
ये कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3, ये दो मेटल है जो कोल्ड और डाइल्यूट HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस देता है। ये दो याद रखना है। और HClO4 तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो हियर ऑल्सो वी कैन नॉट use this one to prepare hydrogen, as it will also oxidize the hydrogen into H2O, इसलिए इसको भी यूज नहीं कर सकते। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ एसिड। लैब प्रिपरेशन हाइड्रोजन गैस का हमने बताया था। हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन कई हम लोग को पढ़ना होगा। एक है जैसे जनरल मेथड है ना, उसी में लैब मेथड भी आ गया। फिर एक प्योर हाइड्रोजन बनाने का और एक कमर्शियल स्केल में यानी लार्ज स्केल में हाइड्रोजन गैस बनाना। तो ये लैब मेथड में एक्चुअली बहुत अल्प मात्रा में बनाया जाता है हाइड्रोजन गैस। तो देखिए लेबोरेटरी में कैसे हम लोग हाइड्रोजन बनाते हैं, डाइल्यूट H2SO4 का एक्शन जिंक पर। तो यहाँ जिंक जो होना चाहिए ये नॉट प्योर, ये प्योर नहीं होना चाहिए। ये प्योर होने से क्या होता है वो हम बता रहे हैं। और ये डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। देखिए इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये है। ये इसको उल्फ बॉटल कहते हैं, दो मुहा बोतल, दो मुंह होता है उल्फ बॉटल। इसमें जो कॉर्क लगा हुआ रहता है, एक से ये थिसिल फनल, ये थिसिल कीप जिसको कहते हैं, ये थिसिल फनल यहाँ पर होता है। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग डाइल्यूट H2SO4 यहाँ से डालते हैं और यहाँ पर ये जो होता है इस जगह ये जिंक होता है। जिंक का टर्निंग्स छोटा छोटा टुकड़ा जिंक का होता है नीचे और वहाँ से डाइल्यूट H2SO4 डाला जाता है। इसको गर्म कभी नहीं किया जाता। गर्म करने से ये हाइड्रोजन ज्वलनशील है, वो आग पकड़ लेगा तो दुर्घटना हो सकती है। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ही, याद कीजिए हमने बताया था कि कोल्ड H2SO4 लिया जाता है। तो यहाँ रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होगा। इसको बिहाइव सेल्फ कहते हैं। बिहाइव सेल्फ ये हम लोग प्रैक्टिकल किए हैं तो ये सब का यूज किए हैं एपरेटस का। तो ये जो यहाँ पर बिहाइव सेल्फ में ये लगा दिया जाता है। ये एक बेसिन टाइप का है, बीकर बड़ा वो कंटेनर होता है और यहाँ पर उसके ऊपर एक गैस जार में वाटर पूरी तरह से भर करके, गैस जार में वाटर लबालब भर करके गैस जार के ऊपर एक पोस्ट कार्ड जैसा स्मूथ पेपर से उसको कवर कर दिया जाता है और उल्टा करके इसके ऊपर रख के फिर उसको खींच लिया जाता है पोस्ट कार्ड को। तो इसके ऊपर ऐसे पानी से भरा हुआ है गैस जार। अब जैसे पहले तो जिंक ले लिए, अभी H2SO4 नहीं डाले, जिंक लिए, ये सेटअप बनाकर तैयार किए। अब H2SO4 डालेंगे तो धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस बनना शुरू होगा। हाइड्रोजन गैस यहाँ से आएगा और ये हाइड्रोजन गैस काफ़ी हल्की होती है, मॉलिक्यूलर मास 2, और ये वाटर में इनसॉल्युबल है। इस वजह से ये हल्की होने की वजह से धीरे धीरे ऊपर जाएगा और वाटर को डाउनवर्ड नीचे ढकेलेगा। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के द्वारा हाइड्रोजन गैस को ये गैस जार में कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इस जगह H2 गैस ये कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन लैब में होता है। अब क्वेश्चन है कि हम लोग प्योर जिंक क्यों नहीं लेते? प्योर जिंक लेने पर क्या होता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बनेगा वो हाइड्रोजन H2, उसका जो बनने का रेट स्लो होता है।
इस वजह से धीरे धीरे जो बनेगा तो बन के ही क्या करेगा, जिंक के ऊपर हाइड्रोजन गैस का एक लेयर बना देगा। मतलब बबल्स धीरे धीरे बनेगा और जिंक के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस का लेयर बना देगा। जब लेयर बन जाएगा हाइड्रोजन गैस का, अब जिंक फर्दर ये H2SO4 के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, तो कुछ देर बाद रिएक्शन रुक जाएगा। तो ये रिएक्शन नहीं रुके, इसके लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा ये CuSO4 सॉल्यूशन ये मिला देते हैं। ये क्या करता है, ये Cu++ और Zn ये दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का निर्माण करता है। एक कपल हो गया जिंक और कॉपर का। इस वजह से रिएक्शन का रेट फास्ट होता है। तो हाइड्रोजन गैस जो तेजी से निकलेगा, उस वजह से उसके लेयर उसके सरफेस पे जमा नहीं हो पाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए CuSO4 एज ए मिक्सचर ये लिया जाता है जिंक के साथ। इसका लेने से जिंक और कॉपर मिलकर एक कपल बनाता है जो वास्तव में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बढ़ा देता है। इस वजह से ये रिएक्शन फास्ट हो जाता है और हाइड्रोजन तेजी से बनेगा। तो जिंक के ऊपर हाइड्रोजन का लेयर बन नहीं पाएगा और इस वजह से जिंक हमेशा H2SO4 के कांटेक्ट में आता रहेगा और रिएक्शन अंतिम पार्टिकल ऑफ जिंक तक रिएक्शन होता रहेगा। इसीलिए यहाँ प्योर जिंक को अवॉइड किया जाता है। दूसरी बात, यहाँ जो हाइड्रोजन गैस ये बना, हाइड्रोजन गैस को कैसे हम लोग गैस जार में कलेक्ट किए, बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ये चीज़ आप लोग पढ़े भी होंगे, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में डाल्टन्स लॉ पढ़ते हैं, वहाँ पर ये चीज़ बताया भी जाता है, या आगे भी इसके पहले भी आप लोग 8, 9, 10 में गैस का प्रिपरेशन में पढ़े होंगे कि गैस को लैब में कलेक्ट करना, गैस जार में कलेक्ट करने के लिए कई मेथड है। एक बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के द्वारा वैसे गैस को कलेक्ट किए जाते हैं जो गैस वाटर में सॉल्युबल नहीं है, जो नॉन पोलर है, उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं और वाटर से रिएक्ट जो नहीं करे। अब जैसे H2 हुआ, N2 हुआ, O2 हुआ। अब जैसे Cl2 नहीं प्राप्त कर सकते, Cl2 वाटर से रिएक्ट कर जाता है, F2 वाटर से रिएक्ट कर जाता है, वो नहीं हम लोग वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट द्वारा उसको कलेक्ट नहीं कर सकते। कुछ गैस हवा से हल्की है लेकिन वो वाटर में सॉल्युबल है, जैसे अमोनिया। तो अमोनिया को हम लोग एयर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट द्वारा गैस जार में कलेक्ट करते हैं। उसी तरह से कुछ जो भारी गैस है और वाटर में भी सॉल्युबल है, उसको एयर के अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट द्वारा गैस जार में हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन का ये जो होता है नॉन पोलर है, वाटर से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, काफ़ी हल्का है। इसीलिए हल्का हालांकि होना प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट द्वारा गैस जार में कलेक्ट करने के लिए एक ही प्रॉपर्टी है गैस का कि इट शुड बी इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हाइड्रोजन इज इनसॉल्युबल, सो इट इज कलेक्टेड इन द गैस जार बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो यहाँ ये जो कलेक्ट किए, तो अब आप गौर कीजिए कि अगर यहाँ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है तो ये वाटर का कुछ ना कुछ वेपर तो रहेगा ही, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेपर रहेगा। यानी कि ये जो हाइड्रोजन गैस 100% प्योर नहीं होगा, ये मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस होगा। ये मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस मतलब इसमें ये कुछ अमाउंट में वाटर वेपर भी होगा। इसलिए हम लोग यानी कि यहाँ से प्योर हाइड्रोजन नहीं बन रहा है, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो मॉइस्चर को हटाएंगे कैसे? तो एक तरीका है, जानते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड बेस्ट होता है। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4
बेस्ट होगा। तो यहाँ तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं, उससे पास करेंगे इस मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस को, क्या करेगा, मॉइस्चर को H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेगा और हाइड्रोजन निकल गया। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? याद कीजिए, हमने बताया कि कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को तो जैसे उसके कांटेक्ट में आएगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, H2O बना देगा। इसीलिए कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल हाइड्रोजन गैस को ड्राई करने के लिए नहीं किया जा सकता। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो फिर कैसे ड्राई करें? तो इसके लिए हम लोग लेते हैं ये कली चूना, क्विक लाइम CaO, कली चूना। कली चूना जो होगा वो जो पचाला उचाला करने के लिए जो होता है ना, ये वो तो CaOH जो CaO ढेला जो होता है उसको पानी में घुलाएंगे तो वो बनेगा भखरा चूना CaOH। और जब वो सूखा हुआ है तो वो CaO, वो कली चूना क्विक लाइम कहलाता है CaO। और CaO से होकर पास करेंगे इस मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस को तो CaO वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाएगा। इस तरह से हाइड्रोजन गैस को लैब में तैयार किया जा सकता है। लैब में ही हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करने का ये दूसरा मेथड है, बाय द एक्शन ऑफ जिंक विद एक्वस एल्कली। एक्वस एल्कली, एक्वस NaOH के ऊपर जिंक से रिएक्शन कराते हैं। तो हम पहले बताए हैं, फिर इसमें भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ मेटल्स है जो एम्फोटेरिक मेटल्स है, वो मेटल NaOH या एल्कली के साथ रिएक्ट करके मेटल का एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। तो इसको भी हाइड्रोजन गैस के लैब प्रिपरेशन में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, ये इसी पर अब क्वेश्चन है, जितना हम पढ़ा है उसके आधार पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये जो क्वेश्चन है JEE एडवांस और 2017 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन गैस देगा, Cu मेटल एंड कॉन्सनट्रेटेड HNO3। आप देख लीजिए, दोनों में से कोई भी सुटेबल है क्या? मेटल होना चाहिए हाइड्रोजन से ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर, ये तो होगा नहीं। और कॉन्सनट्रेटेड HNO3 भी नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा। बी, Zn मेटल एंड एक्वस NaOH, यही है लैब प्रिपरेशन, ये तो हम लोग ले सकते हैं, ये लिया जा सकता है। अब AuNaCN इन एयर, ये जो होता है गोल्ड का जो होगा एक्सट्रैक्शन में मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस में ये पढ़ना होता है। मेटलर्जी में इसको बताएंगे कि ये जो Au होता है, Au और इसमें NaCN, AuNaCN, ये रिएक्ट करता है O2 के साथ, O2 के प्रेजेंस में, और यहाँ H2O। तो यहाँ पर इस जगह ये जो रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन से यहाँ बनता है Na और Au और CN2, ये बना देगा। और फिर यहाँ पर NaOH, इसको बैलेंस अगर कीजिएगा 2, ये हो जाएगा 4, यहाँ 8, इस जगह 4, ये 4। ये बैलेंसिंग इक्वेशन बैलेंस करने का एक बहुत ही इजी मेथड होता है, एक ट्रिक है। वो मेथड आपको मतलब बहुत हेल्प करेगा। उस मेथड को हम स्पेशली पहले डिस्कस किया हुआ है, फिर भी हम एक अलग से वीडियो हम उस ट्रिक पर कि कोई भी तरह का केमिकल इक्वेशन हो वो आप बैलेंस करना सीख जाएंगे, और काफ़ी इजी मेथड है। तब फिर वो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड सब भूल जाएंगे, आपको वो इतना अच्छा लगेगा। तो ये यहाँ पर 4Au 8NaCN O2 2H2, इससे ये रिएक्शन करके यहाँ तो हाइड्रोजन बन ही नहीं रहा। और अब देखिए Fe, ये तो हाइड्रोजन के ऊपर है,
रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, तो ये तो ले सकते हैं, लेकिन कॉन्सनट्रेटेड HNO3 नहीं ले सकते। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके H2O बना देगा। दूसरी बात, आप लोग शायद कभी पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग आगे भी इसको पढ़ेंगे। एक होता है पैसिविटी ऑफ आयरन, लोहे की निष्क्रियता, पैसिविटी। ये आयरन को जब कॉन्सनट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो आयरन के ऊपर ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, और इस लेयर के बन जाने से आयरन की रिएक्टिविटी समाप्त हो जाती है, वो अब किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता। उसी तरह पैसिविटी एल्युमिनियम में भी आता है और आयरन में भी, तो इसको हम लोग कहते हैं पैसिविटी ऑफ आयरन, आयरन के केस में, और एल्युमिनियम के केस में पैसिविटी ऑफ एल्युमिनियम। मतलब आयरन को जब कॉन्सनट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराते हैं, ये जो कॉन्सनट्रेटेड HNO3 है ये क्या करता है, टूट करके H2O प्लस NO2 और प्लस O बना देगा, यहाँ पर ये O, और यही ऑक्सीजन क्या करता है, आयरन को ऑक्सीडाइज कर देगा। ये आयरन को ऑक्सीडाइज कर देगा तो आयरन के ऊपर यहाँ पर ये Fe है, इसी के ऊपर ये ऑक्सीजन, ऐसे ये थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन आयरन, आयरन के ऊपर एक पतला लेयर बन जाता है, और ये लेयर बनने की वजह से आयरन फर्दर अब किसी से रिएक्शन नहीं कर पाता। इसी को पैसिविटी ऑफ आयरन कहते हैं। यानी इसका एकमात्र आंसर होगा कौन, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो हम ये बताए थे कि हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन एसिड से भी हो सकता है, बेस से भी हो सकता है, वाटर से भी। मतलब मेटल के ऊपर एसिड का रिएक्शन से भी हाइड्रोजन गैस बनेगा, मेटल के ऊपर बेस का रिएक्शन से भी हाइड्रोजन गैस बनेगा, और मेटल के ऊपर वाटर के रिएक्शन से भी हाइड्रोजन गैस बनेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब देखिए कि तो बाय द एक्शन ऑफ बेस, तो मेटल्स लाइक बेरिलियम, जिंक, एल्युमिनियम, टीन, सिलिकॉन, ये सब एम्फोटेरिक मेटल्स है। जो एम्फोटेरिक मेटल्स है यानी जिसके ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों का काम कर सकते हैं, वैसे मेटल्स ये एल्कली, बॉइलिंग एल्कली के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे जिंक NaOH के साथ एक सॉल्ट सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, एल्युमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट और फिर हाइड्रोजन गैस, सिलिकॉन सोडियम सिलिकेट बनाया फिर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सभी जितने भी, सिर्फ इतने ही नहीं, ऑल द एम्फोटेरिक मेटल्स और ऑल दोज मेटल्स द ऑक्साइड ऑफ विच कैन बिहेव एज एन एसिड एंड बेस बोथ कैन रिएक्ट विद बेस टू गिव हाइड्रोजन गैस। अब वाटर के साथ, तो वाटर के साथ भी बिल्कुल वही कंडीशन है। जो एलिमेंट या एलिमेंट है, सिर्फ मेटल ही नहीं, कोई भी एलिमेंट जो ECS में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, वो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे सकता है। तो यहाँ पर सोडियम देगा, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, ये सभी हाइड्रोजन से नीचे, ये कोई देगा नहीं। जो हाइड्रोजन के ऊपर है वही ये वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर सकता है। तो वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस बनाने में अब जो डिफरेंट कंडीशन है वो ये है, फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर का 3 फॉर्म होता है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। तो रिएक्टिविटी अगर लीजिएगा तो कोल्ड वाटर का सबसे कम, हॉट वाटर उससे ज़्यादा, स्टीम का सबसे ज़्यादा। और मेटल को भी रिएक्टिविटी के आधार पर, जिसमें से वाटर को 3 पार्ट में बांटे, मेटल को भी 3 पार्ट में। हाईली रिएक्टिव जो सीरीज है उसमें लिथियम से सोडियम तक हाईली रिएक्टिव होगा। तो ये जो हाईली रिएक्टिव होगा, इसमें जो सबसे कम रिएक्टिव है ये उससे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा।
मॉडरेटली रिएक्टिव या थोड़ा घटा तो वाटर का रिएक्टिविटी थोड़ा बढ़ेगा, यानी हॉट वाटर से ये मॉडरेटली रिएक्टिव यानी मैग्नीशियम से क्रोमियम तक जो मेटल्स है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा। और क्रोमियम से नीचे जो है ये लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव है, जो आयरन से पीबी तक जो हाइड्रोजन के ऊपर है, तो ये कम रिएक्टिव है। तो इसको रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पर स्टीम लेना पड़ेगा, यानी जलवाष्प लेना पड़ेगा। तो जो लेस रिएक्टिव है उस ये अगर मेटल का रिएक्टिविटी कम तो वाटर का मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म, और ये मेटल का बहुत ज़्यादा रिएक्टिव तो वाटर का रिएक्टिविटी कम होना चाहिए, ताकि रिएक्शन एक मॉडरेट रेट से चल पाए। बहुत फास्ट रिएक्शन होगा तो ये एक्सोथर्मिक होता है, इतना ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा कि उस हीट से हाइड्रोजन गैस खुद जल उठेगा और वो रिएक्शन वह जो कंटेनर है वो ब्लास्ट कर सकता है, वायलेंट रिएक्शन हो सकता है। इसलिए अगर मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव तो वाटर का लिस्ट रिएक्टिव फॉर्म, मेटल बहुत कम रिएक्टिव वाटर का मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। तो ये सोडियम, कैल्शियम ये इस रेंज में आता है, इसके लिए कोल्ड वाटर ही काफ़ी है। लेकिन ये जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये इस रेंज में आता है तो यहाँ पर हीट करना पड़ा। और आयरन, निकेल, टीन, लेड ये सब जो आता है ये सब क्या हो जाएगा, ये लेस रिएक्टिव वाले रेंज में आता है। तो लेस रिएक्टिव होगा तो वहाँ स्टीम चाहिए, यानी 750 से 800 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करेगा। तो ये इसको हम लोग कहते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड, क्योंकि फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का ये मिक्सचर है, इसको फेरसोफेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और वहाँ से ये हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये हो जाएगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड, फ्रॉम बेस, फ्रॉम वाटर हो गया। अब इसके बाद हम लोग प्योर मेथड एंड कमर्शियल मेथड को हम लोग पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन। प्योर हाइड्रोजन, यहाँ प्योर हाइड्रोजन मिलिट्री पर्पस में यूज होता है, जो वो वेदर बैलून में भरकर वो बैलून जो उड़ाया जाता है वो पैराशूट टाइप का वो देखते होंगे। तो वो जो है वो मिलिट्री पर्पस से इसका यूज होता है, फ्यूल के रूप में भी इसका यूज होता है। तो बाय यूएनओज मेथड ये प्योर हाइड्रोजन बनाने का जो तरीका है ये 3 मेथड है। इसमें हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पर ये डिस्कस किया गया है। तो हम लोग ये इसके अलावा ये 2 मेथड देखते हैं बाय यूएनओज मेथड। यूएनओ मेथड में क्या होता है, ये जो एल्युमिनियम का स्क्रैप्स वो लेते हैं और उसको ये एल्कली के साथ, कास्टिक पोटास के साथ रिएक्शन कराते हैं, पोटासियम एल्यूमिनेट बनता है और यहाँ पर प्योर हाइड्रोजन मिलता है। दूसरा ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम लोग प्योर हाइड्रोजन बना सकते हैं, बट अप टू 99.9% प्योर। इसमें क्या होता है ये जानते होंगे, प्योर वाटर ले नहीं सकते इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, क्योंकि वाटर जो होता है वो पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर है। प्योर वाटर वो इलेक्ट्रोलाइट के तरह काम करेगा नहीं, इलेक्ट्रोलाइज होगा नहीं, इसीलिए उसमें थोड़ा सा एल्कली मिला देते हैं, NaOH या KOH या BaOH का सॉल्यूशन या एसिडिक वाटर लेकर के उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। तो इसमें हम लोग NaOH, KOH या BaOH ये सब के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो एक चीज़ याद रखिए, वाटर हम लोग जनरली लिखते हैं कि वाटर टूट जाता है ये H+ और OH- में, ऐसा कभी नहीं होता। वाटर कभी भी डायरेक्ट H+ और OH- में नहीं टूटता। इसका जो Ka वैल्यू लीजिएगा तो 1.8, इसका जो Ki वैल्यू, Ki आयनाइजेशन कांस्टेंट 1.8 × 10⁻16 में चला जाता है, जो कि इतना कम
वो है कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नेग्लिजिबल है, इसीलिए ऐसे ये टूटता नहीं है। हम लोग सहूलियत के लिए ऐसा लिख लेते हैं, बट एक्चुअली इस फॉर्म में ये प्रैक्टिकली डिसोसिएट होता नहीं है। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो देखिए कैथोड पे क्या होता है, ये तो जानते होंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यही पहचान है एनोड पे ऑक्सीडेशन। कैथोड और एनोड की पहचान इसी से की जाती है, चार्ज से नहीं। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो या रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड पे H2O इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस ये लिबरेट करेगा, और यहाँ पर ये 2OH माइनस, और फिर एनोड पे वही OH माइनस, फिर वो एनोड पे H2O, और ये ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 2OH कैंसिल, इधर एक H2 इधर 2, तो ये कैंसिल, एक कैंसिल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो बचा कितना, एक H2O और इधर बचा H2 और इधर बचा हाफ O2, ये तो कैंसिल हो गया। तो इस तरह से वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस से ये 2 गैस बना। जानते हैं इसको डिटोनेटिंग गैस भी कहते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो इसको तोड़कर बनाया जाता है, डेटोनेटिंग गैस इसको हम लोग कहते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। यहाँ पर ये वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से जो बनता है, तो यहाँ लेकिन ये हाइड्रोजन कैथोड पे और ऑक्सीजन एनोड पे लिबरेट हुआ। ये दोनों जो लिबरेट होता है, इन दोनों को अलग अलग चेंबर में, तो उस दोनों का चेंबर को सेपरेट रखना होता है ताकि वो दोनों कांटेक्ट में नहीं आ जाए। फिर भी इस प्रोसेस में हाइड्रोजन में कुछ न कुछ अमाउंट में O2 मिक्स ही कर जाता है, इसलिए यहाँ पर 100% प्योर हाइड्रोजन नहीं बनता। 100% प्योर हाइड्रोजन तो UNO मेथड ही बेस्ट मेथड है उसके लिए। दूसरा है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन हाइड्राइड। तो कुछ हाइड्राइड है NaH या यहाँ पर CaH2, इसको हाइड्रोलिस भी कहते हैं, CaH2 भी लेते हैं इस पर भी। तो मेटल का हाइड्राइड पर वाटर के एक्शन से डायरेक्ट यहाँ पर NaOH, ये मेटल का हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो ये 3 प्रोसेस है। इसके अलावा एक और है, मैग्नीशियम रिवन पर प्योर डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ भी हाइड्रोजन गैस प्योर बनता है। बट द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन, प्योर हाइड्रोजन, इज द UNO's मेथड। हमने बताया था कि हाइड्रोजन गैस काफ़ी यूजफुल गैस है। हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है, यानी उसके 1 ग्राम को जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है। इस वजह से हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। तो इसके लिए इसलिए हाइड्रोजन को लार्ज स्केल में बनाना होता है। तो लार्ज स्केल में बनाने को ही कमर्शियल प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन या प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन इन इंडस्ट्रियल स्केल, यानी लार्ज स्केल पे बनाना होता है। तो इस मेथड से, इसमें 3 मेथड है मेनली। एक फ्रॉम सिन गैस, तो इसको बॉस्क प्रोसेस कहते हैं। इसमें कार्बन, कोयला को गर्म करेंगे तो लाल हो जाएगा, तो रेड हॉट कोल कार्बन, और उसमें जलवाष्प पास करते हैं H2O, वाटर वेपर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका ऑक्सीजन को CO ले लेगा, C ले लेगा, तो CO बना देगा, और इधर बच गया हाइड्रोजन। तो CO और H2 ये दोनों का 1:1 मिक्सचर जो होता है, इसको हम लोग वाटर गैस कहते हैं। 1:1 जब होगा तब वाटर गैस कहलाएगा। लेकिन अगर किसी भी प्रोपोर्शन में होगा ये दोनों, तब उसको हम लोग सिंथेसिस गैस कहेंगे, सिंथेसिस गैस। और सिंथेसिस गैस या इसी को हम लोग सिन गैस कहेंगे।
ये जो होगा ये याद रखें 1:1 के रेशियो में होगा तब वाटर गैस, एंड इफ दे आर इन एनी प्रोपोर्शन देन इट विल बी सिंपली कॉल्ड सिंथेसिस गैस और सिन गैस। तो अब इससे हम लोग को तो हमें तो हाइड्रोजन बनाना है, तो इसको अलग करना पड़ेगा CO को। हालांकि ये खुद भी CO और H2 का मिक्सचर भी एक अच्छा फ्यूल है, ये रॉकेट ये सब में, हवाई जहाज ये सब में इसको फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज ऑल्सो ए गुड फ्यूल, द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2। लेकिन हमें तो यहाँ हाइड्रोजन बनाना है तो CO को हटाना होगा। तो CO को हटाने का दो तरीका है इस मिक्सचर से। एक क्या कि हम लोग इस मिक्सचर को काफ़ी ठंडा कर देंगे और प्रेशर हाई कर देंगे। तो हाई करेंगे तो ये आप लोग पढ़े होंगे गैस लॉज में, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस जब जहाँ बताया गया है उसमें आप पढ़े होंगे कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कोई गैस लिक्विफाई हो जाता है। तो इसको लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इन दोनों में इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, तो इन दोनों की तुलना में इसको लिक्विफाई करना ज़्यादा आसान है। इसलिए जब टेम्परेचर कम करें और प्रेशर हाई करें तो ये CO जो होता है ये जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। तो CO इज लिक्विफाइड लिविंग हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बच जाता है, CO लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है 450 डिग्री सेल्सियस पर इसमें वाटर मिला देते हैं और फेरिक ऑक्साइड या फेरिक आयरन क्रोमेट भी होता है, आयरन क्रोमेट या फेरिक ऑक्साइड एज कैटलिस्ट लेते हैं और इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर इसका ऑक्सीजन CO से मिलकर CO2 बना दिया और हाइड्रोजन यहाँ मिला। इसको हम लोग इस रिएक्शन को ये कहते हैं वाटर गैस स्विफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस स्विफ्ट रिएक्शन कहते हैं। ये बना और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ तो बना, अब इस CO2 को फिर हम लोग या तो लिक्विफाई कर दें या इसको अगर अंडर प्रेशर ये H2O ले और प्लस हाई प्रेशर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर अगर लेंगे या फिर K2CO3 का सॉल्यूशन से पास करेंगे तो CO2 H2O में घुल जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन गैस हम लोग को अलग मिल जाएगा। CO2 विल डिजॉल्व इन वाटर एट हाई प्रेशर, पढ़े होंगे हेनरीज लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग ये घुल जाएगा हाई प्रेशर पर वाटर में और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। ये तरीका हुआ। अब उसके बाद दूसरा मेथड है ये फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये जो हमने यहाँ पर सिन गैस जो बनाए कार्बन से, सिन गैस हम हाइड्रोकार्बन से भी बना सकते हैं। ये कौन सा है, ये एल्केन है, एल्केन हाइड्रोकार्बन हुआ। इस हाइड्रोकार्बन को वाटर के साथ हाई टेम्परेचर पर अगर रिएक्शन कराते हैं, यहाँ हाई टेम्परेचर होगा और निकेल कैटलिस्ट के रूप में होगा, तो ये रिएक्शन से यहाँ भी CO और H2 बनेगा। लेकिन देखिए यहाँ 1:1 नहीं है, इसलिए इसको वाटर गैस नहीं कहकर इसको सिन गैस कहेंगे। और सिन गैस बन गया तो सिन गैस से हाइड्रोजन कैसे अलग कर सकते हैं यहाँ पर डिटेल बताएगा, यही चीज को यहाँ रिपीट कर लेंगे। दूसरा लेंस प्रोसेस, ये तीसरा मेथड है लेंस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, लोहा को गर्म करके लाल कर देंगे और उसके ऊपर जलवाष्प पास करेंगे तो 750 से 800 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होगा और यहाँ Fe3O4, इसको हम लोग ये जानते होंगे FeO प्लस Fe2O3 का मिक्सचर, ये फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड दोनों का मिक्सचर है, इसलिए इसका नाम है फेरसो फेरिक ऑक्साइड। और हाइड्रोजन गैस यहाँ मिल गया। इसको, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं गैसिंग रिएक्शन, ये गैसिंग रिएक्शन। लेकिन अब इसके बाद ये जो आयरन बना, इस आयरन को फिर वाटर गैस से रिड्यूस करके वापस
आयरन ले सकते हैं। ये जो आयरन ऑक्साइड बना फेरस और फेरिक ऑक्साइड, इससे हम लोग फिर आयरन को रीजनरेट कर सकते हैं। कैसे रीजनरेट कर सकते हैं? बाय वाटर गैस, यानी Fe3O4 है और यहाँ CO, वाटर गैस में CO और H2CO, तो यहाँ क्या करेगा, ये 3Fe अलग हो गया और यहाँ पर 4CO2 अलग हो जाएगा। उसी तरह से अब यहाँ Fe3O4 है और इसमें H2 भी है। H2 अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3Fe और इस जगह यहाँ पर H2O, यहाँ पर इस जगह 4H2O बन जाएगा। तो ये जो आयरन बन गया और इस आयरन को फिर हम लोग वापस यहाँ यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली देखा जा रहा है कि यहाँ पर वाटर और वाटर गैस ही चाहिए, तो ये CO और H2 1:1 रेशियो इसलिए कहा जाता है। वाटर गैस के द्वारा फेरस और फेरिक ऑक्साइड को रिड्यूस करके आयरन को रीजनरेट किया जा सकता है और इस केस को, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, विविफैक्शन। विविफैक्शन कहते हैं इस रिएक्शन को। ये आयरन को रीजनरेट करने का तरीका हुआ और ये आयरन फिर वापस स्टीम से रिएक्ट करके फिर हाइड्रोजन गैस बनाया जा सकता है। तो ये हो गया हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चरिंग। इस तरह से हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन हम लोग पढ़ेंगे। हमने बताया था कि हाइड्रोजन चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग पढ़े पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ये प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और फिर उसका यूज़ एंड देन आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन और फिर उसका हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, ये हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन वी विल मूव टू वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड देन फाइनली हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें हाइड्राइड भी हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। हाइड्रोजन का इतना कंटेंट होगा हम लोगों के इस हाइड्रोजन चैप्टर में।